वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलें देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है कैलकुलेट द टॉर्क। आपने टॉर्क जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑन अ स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि मोमेंट आर्म। जो स्पैनर की लेंथ होती है उसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं। टू लूजन अ नट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। F1 या इसको F ही कहें फिलहाल। F जो है वो कितना है मेरे पास 50 न्यूटन। ये न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में वो कहता है इफ द सेम नट इज टू बी लूजन अप बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अगर हम अब दूसरी फोर्स अप्लाई करें जो कि F2 है, इसको आप F1 कह लें, तो हमें लेंथ जो है वो कितनी चाहिए होगी। ऑल राइट, तो लेंथ L2 फाइंड करनी है, इसको मैं कह देता हूँ L1। ऑल राइट, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। जस्ट अ मिनट। यस, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा। यस, तो डेटा हमारे पास है। डेटा के लिए मैं बुक ले लेता हूँ कि बार बार पीछे जाना मुश्किल है। तो सबसे पहले जो है मैंने क्या चीज़ फाइंड करनी है, मैंने टॉर्क जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और मुझे गिवन क्या है, मुझे लेंथ L1 गिवन है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। इसको मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा। 20 को 100 से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर में। तो 0.2 मीटर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। तो लेंथ L1 जो है वो 0.2 मीटर है और फोर्स जो F1 गिवन है वो कितनी है मेरे पास, 50 न्यूटन। अब ये जो पार्ट है ये ए पार्ट है। अब बी पार्ट का डाटा भी उसने हमें दिया है। बी पार्ट में वो हमसे ये कहता है कि अगर टॉर्क जो हम यहाँ से फाइंड करेंगे वो हमें गिवन हो और फोर्स जो है अब F2 जो है वो हम कर दें 100 न्यूटन, फोर्स हम 100 न्यूटन कर दें, तो नई लेंथ जो है वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है, आपको इस बात का पता है कि टॉर्क जो है वो क्या होता है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो चूंकि टॉर्क फाइंड करो, मैं इसको F1 कह देता हूँ, इसको L1 कह देता हूँ। ऑल राइट, तो सिंपल मैं वैल्यूज पुट करूँगा। F1 की वैल्यू क्या है 50 और L1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.2। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने से जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 10 न्यूटन मीटर। तो आंसर जो है वो आएगा 10 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से मैंने टॉर्क जो है वो क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ये पहला पार्ट था न्यूमेरिकल का। ऑल राइट, ओके। नाउ अब वो कहता है कि अगर मैं फोर्स को 100 न्यूटन कर दूं और L2 जो है वो आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन जो है पार्ट 2 के लिए मैं फार्मूला लिखूँगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू L, यानी मोमेंट आर्म। इसको मैं कहता हूँ F2, इसको मैं कहता हूँ L2। टॉर्क उसने कहा आपने सेम रखना है, तो यहाँ से मुझे चाहिए L2, तो L2 को मैं एक साइड पे रख लूँगा और ये बन जाएगी इक्वेशन टॉर्क ओवर F2। तो सिंपल मैंने क्या किया, F2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया। तो ये बनेगा L2 इज इक्वल्स टू टॉर्क की वैल्यू क्या है आपके पास 10 न्यूटन मीटर और F2 कितना है आपके पास 100। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर होना चाहिए आपका 0.1 मीटर। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा L2 का 0.1 मीटर, या फिर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने अगर बुक में आंसर सेंटीमीटर में दिया गया है तो आपने आंसर सेंटीमीटर में ही निकालना है। तो आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लें कि जब भी आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त
आपने क्या करना है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें और आंसर्स जो हैं वो भी आप क्या करें, स्टैंडर्ड यूनिट्स में फाइंड आउट करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट है, इसको नोट कर लें फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो इसकी जो लेंथ है, हमारे पास एक स्टील बार है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, उसको बैलेंस किया है पिवट पॉइंट पे जो कि बिल्कुल दरमियान में है। ठीक है, ओके। टू मैसेज M1 एंड M2 आर सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, M1 जो है वो 0.2 मीटर पे है और जो M2 है वो 0.3 मीटर पे है फ्रॉम द पिवट से। इग्नोरिंग मास ऑफ द स्टील बार, इफ मास M1 इज दिस, अगर M1 ये है तो आपने M2 जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ कि उन्होंने हमें क्या कहा है। उन्होंने हमें ये कहा है, यस, ये प्रॉब्लम नंबर जो है वो 2 है और इसका डेटा जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले आप ये देखें, उसने हमसे कहा है कि एक स्टील बार है हमारे पास और हमने इसको क्या किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे क्या किया है, पिवट कर दिया इस तरह से। ऑल राइट, अच्छा, फिर उसने कहा कि हमने 2 मैसेज को हैंग किया है। लेट से मैं कहता हूँ कि एक मैस यहाँ पे और एक मैस यहाँ पे हमने क्या किया है, हैंग किया है इस तरह से, और एक मैस हमने यहाँ पे हैंग किया है। तो मैं इनकी वैल्यूज़ देख लेता हूँ। तो उसने हमसे कहा है कि जो मैस M1 है वो 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो मैस M1 जो है, इसको मैं M1 कह लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, यस, M1, और इसका जो डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से वो कितना है, 0.2 मीटर। इसी तरह से M2 का जो पिवट पॉइंट से डिस्टेंस है वो है 0.3 मीटर, ये है M2। ऑल राइट, उसने कहा है कि हमने इसको बिल्कुल सेंटर पे जो है वो पिवट किया हुआ है। आपने जो M1 है, M1 जो है वो आपके पास है 0.6 किलोग्राम, M1 जो है वो 0.6 किलोग्राम है। M2 जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गई? ओके, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हमने स्टडी किया था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, मतलब कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो एंटाई क्लॉकवाइज टॉर्क का क्या होता है, इक्वल। अगर ये बिल्कुल बैलेंस है, इसी तरह से इसकी जो कंप्लीट लेंथ है, मैं वो लिखना भूल गया यहाँ पे, कि इस पूरे रॉड की जो कंप्लीट लेंथ है वो है 1 मीटर, और अगर सेंटर से देखा जाए तो हाफ, पिवट पॉइंट से दूसरी तरफ हाफ, तो ये 0.5 मीटर और ये है 0.5 मीटर। तो हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और पहले डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे डेटा हमें क्या कहता है कि देखें, अगर ये M1 है तो M1 हमारे पास क्या है, 0.6 किलोग्राम, और इसी के मोमेंट आर्म को मैं क्या कह देता हूँ, L1, जो कि है 0.2 मीटर। इसी तरह से M2 जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो M2 को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, और इसका जो बेसिकली मेरे पास मोमेंट आर्म है वो क्या है, L2, और उसकी वैल्यू क्या है, 0.3 मीटर। ऑल राइट, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मुझे क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये कहता है कि टॉर्क जो होंगे दोनों, जैसे अगर आप देखें तो अगर ये मैस नीचे की तरफ आएगा तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे क्लॉकवाइज लिख देता हूँ, ठीक है, इसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों टॉर्क हैं। तो सिंपल आप वैल्यूज पुट करें यहाँ पे। टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो हम लिख लेते हैं फोर्स इनटू मोमेंट आर्म L1 F1 इज इक्वल्स टू F2 इंटू L2। ठीक है, तो मैंने सिंपल फोर्स इनटू मोमेंट आर्म
इस मैस के लिए लिख दिया जिसको मैंने M1 और L1 कहा है, और इसको मैंने क्या दे दिया, इसके लिए जो वेट फोर्स होगी उसको F2 और मोमेंट आर्म को मैंने क्या कर दिया 0.3। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने फोर्स लिखी है, यहाँ पे मेरे पास मैस गिवन है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं बेसिकली फोर्स जो है वो इसकी वेट फोर्स है। आपको पता है अगर किसी मैस को हम अर्थ पे प्लेस करें तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फोर्स। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये देखिएगा W1 को मैं लिख सकता हूँ, F1 को लिख सकता हूँ W1 इंटू L1 इज इक्वल्स टू W2 इंटू L2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि मैंने जस्ट फोर्स को वेट फोर्स के साथ रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ देखें आप नेक्स्ट, तो W1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ M1G और इंटू L1 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा M2G इंटू L2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोट करें तो G दोनों तरफ आ रहा है, G कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और नेट इक्वेशन क्या बच जाएगी मेरे पास, M1 L1 इज इक्वल्स टू M2 L2। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने निकालना क्या है, हमने M2 फाइंड करना है, तो M2 को हम एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को एक साइड पे ले आएंगे, तो ये बनेगा M1 L1 डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल्स टू M2। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, M2 इज इक्वल्स टू M1 L1 डिवाइडेड बाय L2। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। M1 की वैल्यू क्या है 0.6 जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट है, L1 की वैल्यू क्या है 0.2, तो 0.2 कर देता हूँ यहाँ पे, और L2 की वैल्यू क्या है 0.3। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने से मेरे पास M2 का जो आंसर आएगा वो 0.4 किलोग्राम आएगा, 0.4 किलोग्राम। तो आप इसे खुद से जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो आई होप सो कि आपने इस न्यूमेरिकल को जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह से हमने जो हमें गिवन स्टेटमेंट थी उसका पूरा सिनेरियो ड्रॉ किया, फिर हमने डेटा लिखा और फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई किया। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हमारे पास फोर्स थी, वो फोर्स कौन सी होगी, वो इन दोनों मैसेज की वेट फोर्स होगी। तो मैंने W पुट कर दिया, W बराबर होता है mg के, तो मैंने उसके साथ सब्सक्रिप्ट भी ऐड कर दी, जी से कैंसिल हो गया, और फिर मैंने इस तरह से क्या किया, इसको सॉल्व कर लिए। तो आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो है वो मूव करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इसकी डायग्राम हमें गिवन है यहाँ पे, तो मैं यहीं पे आपको कुछ समझा देता हूँ। उसने कहा मेरे पास 2 मैसेज हैं, ठीक है, तो एक मैच तो उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पे 400 ग्राम, बाकी दूसरी तरफ उसने हमें 2 मैसेज दिए हुए हैं 100 ग्राम एंड 250 ग्राम। ओके, और ये जो हमारे पास स्टील बार है ये सेंटीमीटर में, ऑल राइट। ओके, तो वो हमसे कह रहा है कि 2 मैसेज 250 ग्राम एंड 100 ग्राम आर हैंगिंग एट पोजीशन 65 सेंटीमीटर। ये यहाँ देखें, ये 65 सेंटीमीटर है एंड 80 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ऑन ए यूनिफॉर्म मीटर रॉड। तो ये एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, पिवटेड एट 50 सेंटीमीटर, मतलब इसको एग्जैक्टली हमने 50 सेंटीमीटर पर पिवट किया हुआ है। वेयर शुड अ थर्ड मास ऑफ 400 ग्राम बी प्लेस्ड पोजिशंस टू बैलेंस द रॉड। वो कह रहा है कि ये वाला जो मास है 400, इसको मैं यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं कि इसकी वजह से जो है वो मेरा रॉड जो है वो बैलेंस हो जाए, मतलब ये वाला मैस जो है इन दोनों मैसेज को क्या कर ले, बैलेंस कर ले। ओके, अब जो बात नोट करने वाली है वो ये है, देखें हम इसको बैलेंस करेंगे तो अगर हमारा रॉड बैलेंस हो गया तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क, इन दोनों के टॉर्क को मैं प्लस करूँगा तो क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा, और यहाँ से जो टॉर्क होगा इस मैस की वजह से उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहूँगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ध्यान रखनी है कि हमने जो डिस्टेंस लेना है वो पिवट पॉइंट से लेना है। अगर आप देखें तो पिवट से 250 ग्राम का जो डिस्टेंस है वो कितना है,
देखें ये 65 सेंटीमीटर है, तो अगर आप 65 में से 50 निकाल दें तो यहाँ पे आंसर आता है 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो मोमेंट आर्म है इस 250 ग्राम का पिवट से वो कितना है 15 ग्राम 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से पिवट पॉइंट से 80 तक का देखें ज़रा कि अगर मैं 80 में से 50 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 30। तो इसका मतलब है इस 100 ग्राम मैस का जो मोमेंट आर्म है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। और इस मैस का जो मोमेंट आर्म है उसे मैं नाम दे देता हूँ L1 का, वो आपने फाइंड करना है। इसे मैं कह देता हूँ L2, इसे मैं नाम दे देता हूँ L3। ठीक है, अब चूंकि आंसर देखें आप, आंसर मेरा सेंटीमीटर में आ रहा है तो मुझे यूनिट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेंटीमीटर ही लेके आगे चलूँगा और मैं ग्राम ही लेके चलूँगा। तो मेरे पास आंसर जो है वो किस में आएगा सेंटीमीटर्स में। ऑल राइट, आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल की सिचुएशन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 3 है और डेटा लिख लेते हैं हम। डेटा हमें क्या गिवन है, यस तो मैं कह देता हूँ कि मैस M1 जो है वो है 2 नो हमने मैस M1 जो है वो 400 ग्राम को लेना है, 400 ग्राम। ओके, उसके बाद जो L1 होगा वो हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके, इसी तरह से M2 मैं ले सकता हूँ 250 ग्राम को, ठीक है। और L2 मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है 15 सेंटीमीटर आता है उसका मोमेंट आर्म M2 का। इसी तरह से हम M3 भी लेंगे, M3 जो है वो हमारे पास 100 ग्राम है। और इसी तरह से L3 भी लेंगे, मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया वो कितना आता है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो डेटा है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है वो लगाएंगे और उसमें हम क्या कहते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल होता है क्लॉकवाइज टॉर्क है जब रॉड बैलेंस हो। उसने हमें कहा कि हमने रॉड को बैलेंस करना है। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये देखें तो ये है τ1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि इस तरफ हमारे पास जो था वो 400 ग्राम मैस था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिएगा ज़रा, ये देखिए तो इस टॉर्क को मैंने नाम दे दिया है τ1, इस टॉर्क को मैं नाम दूंगा τ2 और इस टॉर्क को मैं नाम दूंगा τ3। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये इस टॉर्क के इक्वल आएगा। ऑल राइट, ओके, तो τ1 जो है किसके बराबर होगा τ2 प्लस τ3। तो τ1 किसके बराबर होगा F1 इंटू L1 इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा F2 इंटू L2 प्लस F3 इंटू L3। F1 किसके बराबर होगा, चूंकि मैसेज है तो मेरे पास फोर्स तो है नहीं, तो उसको मैं रिप्लेस करूंगा वेट फोर्स के साथ। W1 इज इक्वल्स टू L1, यस W2 इंटू L2 प्लस W3 इंटू L3। तो W किसके बराबर होता है, वेट बराबर होता है mg के। तो मैं लिख सकता हूँ m1g L1 इज इक्वल्स टू m2g L2 प्लस m3g इंटू L3, या इसको आप साथ ही लिख लें, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप देखें तो g है यहाँ ये एक हमारे पास क्वांटिटी है प्लस दूसरी क्वांटिटी है, दोनों में g कॉमन है। तो मैं यहाँ से एक स्टेप मिस करूँगा, वो मिस ये है कि मैं इसको कॉमन लेके इसके साथ काट सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर देता हूँ। मतलब यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगा तो g और g क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे इक्वेशन क्या बच जाएगी मेरे पास, m1 L1 इज इक्वल्स टू m2 L2 प्लस m3 L3। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम चलते हैं आगे।
ओके, हमने फाइंड क्या करना था, हमने बेसिकली L1 फाइंड करना है। तो L1 को यहीं पे रखूँगा, M1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर दूँगा। M2 L2 प्लस M3 L3 डिवाइडेड बाय M1। तो आप सिंपल वैल्यूज़ पुट करें। M2 की वैल्यू क्या थी जी, यहाँ देखें ज़रा, यहाँ से देख लें आप वैल्यूज़। M2 कितना है हमारे पास 250 ग्राम, M1 400 ग्राम और M3 जो है वो कितना है 100 ग्राम। ओके, तो M2 जो है, इस M2 जो है वो 250 ग्राम है और L2 जो था वो 15 था प्लस M3 जो था वो 100 था और L3 जो था वो 30 था डिवाइडेड बाय M1 कितना था 400। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो आपका जो आंसर है वो आएगा 16.875 सेंटीमीटर। तो ये जो आंसर आपका आया है डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट, ये मोमेंट आर्म है और ये पिवट पॉइंट से आपका आंसर है। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये देखें, ये जो फासला आया है 16.8 सेंटीमीटर, ये पिवट पॉइंट से आया। हमें जो फासला चाहिए वो हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल क्या है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर में से अगर आप 16.8 निकाल दें या 16.7 निकाल दें, जो भी हमारा आंसर आया है, तो हमारे पास ओरिजिन से ये वाला फासला आ जाएगा। तो इस फासले पर हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हैंग करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 50 से माइनस करेंगे। यस, तो हम ये करेंगे कि हम इसे माइनस करेंगे। ये देखें, तो हम लिख सकते हैं पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ रॉड। तो आप क्या करेंगे, आप 50 सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे 16.875 सेंटीमीटर और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 33.125 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो ये हमारा बुक वाला आंसर है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मैं इसको ज़रा कंसाइज कर देता हूँ ताकि आप देख सकें कि हमने किया क्या। ये देखें, ये डेटा था हमारा और इसमें आप देखें कि हमने सारा डेटा जो है वो लिख लिया है और हमने सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट लगाया है। और हमारे पास चूँकि फोर्स नहीं थी तो हमारे पास ये वेट फोर्स है। हमने वेट फोर्स का जो है वो फार्मूला लगाया और लगाने के बाद हमने क्या किया, लेंथ को निकाल लिया। लेकिन ये जो लेंथ आई है बेसिकली ये मोमेंट आर्म है। ये मोमेंट आर्म आता है फ्रॉम पिवट पॉइंट। तो अगर हमसे कहा जाए कि आप इनिशियल पॉइंट ऑफ रॉड से बताएं तो आप सिंपल क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, ओके, यहाँ देखिएगा ज़रा। ओके, तो हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक कार है और उसका जो मैस है वो 1200 किलोग्राम है और राउंड अबाउट पे मूव कर रही है और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 60 सेंटीमीटर और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर आ गई, तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे स्पीड को। स्पीड कितनी है जी हमारे पास, स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो कैसे कन्वर्ट करते थे हम इसे, हम क्या करेंगे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो हमारे पास जो स्पीड का आंसर आएगा
6.94 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी हमारे पास। अब हमने फाइंड क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Fc इज इक्वल्स टू mv²/r। हमारे पास मास भी है, हमारे पास स्पीड भी आ गई है, लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं है। तो डायमीटर गिवन है, तो आपको पता है कि रेडियस जो है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ। अगर आप डायमीटर को हाफ करें, डायमीटर कितना है हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 30 मीटर। 30 मीटर मेरे पास क्या आ गया है, रेडियस आ गया है। तो सिंपल फार्मूला वैल्यूज पुट करता हूँ, Fc इज इक्वल्स टू mv²/r। तो m कितना है मेरे पास 1200 और v कितना है मेरे पास 6.94 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कितना है मेरे पास 30। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद 1927 न्यूटन जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी। ऑलराइट, इसकी समझ आ गई आप सबको? ठीक है, ये मैंने यहीं पे सॉल्व करवा दी। ओके, आगे देखें, इसको नोट कर लें, मैं इसको रेस करने लगा हूँ। ओके, नेक्स्ट है यस, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट होती है जो कि स्टैटिक होती है, मीन्स टू से अगर हमारी अर्थ जो है वो 24 आवर्स में अपनी स्पिन कंप्लीट कर रही है, तो ये भी 24 आवर्स में क्या करती है, अपना साइकिल कंप्लीट करती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे इस कनेक्टेड क्लासरूम के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो, तो पूरा दिन वो हमारे क्लासरूम के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि वो हमारे लिहाज से क्या है, स्टैटिक। जियो अर्थ एंड स्टेशनरी मीन स्टैटिक, यानी दिस सैटेलाइट इज स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड रिवॉल्व अराउंड द रेडियस। रेडियस कितना है जी, 42,000 किलोमीटर। फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एट दिस हाइट। तो आपको पता है कि ऑर्बिटल स्पीड क्या थी जी, 2πr/t। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास फार्मूला है ऑर्बिटल स्पीड का। तो आपके पास रेडियस गिवन है, तो रेडियस कितना है आपके पास 42,000 इंटू 10⁻³ मीटर। मैंने किलो की जो है प्रीफिक्स को ख़त्म कर दिया है। और एक दिन में मेरे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 86,400 सेकंड्स। तो आप सिंपल वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 42,000 इंटू 10⁻³ मैंने कन्वर्ट नहीं किया इसको, एंड 86,400 सेकंड्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑर्बिटल स्पीड के जवाब क्या आना चाहिए आपके पास। ओके, यहाँ देखिएगा कि आपका आंसर जो है वो किस में है, किलोमीटर में। अगर तो आपका आंसर किलोमीटर में है तो मैं आपके लिए एक काम आसान कर देता हूँ कि हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी देखिएगा ज़रा, ये लें, और आसान हो गया, किलोमीटर किलोमीटर। या यहाँ पे तो हम वैसे भी नहीं लिखते, ये नहीं, ये नहीं। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.052 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने रेडियस को चेंज किया ही नहीं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप ऑर्बिटल स्पीड जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डायनामिक्स 2 के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व किया। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।